अपन यूरोप का इतिहास पढ़ रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना, चाहे वाणिज्यवाद हो, राष्ट्रवाद का उदय हो, या धर्म सुधार आंदोलन हो, या नई नई खोजें हो, ये चीजें अलग अलग नहीं चल रही है, सब चीजें साथ में चल रही है। ऐसा मत समझना कि यार पहले ये हुआ फिर वो हुआ फिर वो हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये सब चीजें पैरेलल चल रही है, साथ साथ में चल रही है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है ना। एक जगह मतलब हो सकता है ना, क्यों नहीं चल सकती, आपकी पढ़ाई भी पैरेलल चलती है। हो सकता है आप उस टाइम कोई सा खेल खेलना भी सीख रहे हो, तो ऐसा होता है क्या कि जब तक पढ़ाई चलती रहती है तब तक खेल नहीं सीख सकते हो? ऐसा नहीं होता है ना, दोनों चीज पैरेलल चल सकती है साथ में। वैसे ये सब चीजें भी साथ में चल रही है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। देखो वाणिज्यवाद क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले क्या होते थे, सामंत होते थे। सामंतों के टाइम पे क्या हुआ कि मान लीजिए अपन सब व्यापार करते हैं, ये क्षेत्र है राजा का, यहाँ उसने अलग अलग सामंतों को बांट रखा है। ये अलग अलग सामंतों को जगह दे रखी है उसने। अपन सामंत आपस में लड़ा करते थे, लड़ने के कारण क्या होता था, व्यवस्थाएं बिगड़ती रहती थी। अब धीरे धीरे युद्ध स्टार्ट हुए, तो युद्ध ने क्या करा, व्यापार में बड़ी वृद्धि करी। इधर रेनेसां भी आ गया है ना, पुनः जागरण भी आ गया, देश आपस में मिलने लगे, तो व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। व्यापार में वृद्धि से क्या होगा कि लोगों ने सोचा गिल्ट बना ले। मतलब देखो, मानो अपन सब मिलके बेंच बनाते हैं ना, ये टेबल बनाते हैं, आप एक टेबल बना रहे हो, आप एक टेबल बना रहे हो। चलो टेबल छोड़ो, आप लोग मंदसौर की उसमें गए हो धान मंडी वगैरह में, या फिर एक मुनीम जी की खिचड़ी देखिए, उसके पास में जस्ट धान की दुकानें हैं जो धान बेचती है हर तरह की। वहां कभी जाओ तो ऑब्जर्व करना कि जैसे लाइन से दुकानें हैं, अगर मैं इनके पास में गया कि मेरे को बाजरा चाहिए, इन्होंने बोला कि बाजरे की कीमत 50 रुपए किलो है, तो मैंने कहा कि एक काम करता हूँ, इससे पूछता हूँ, तो ये 40 बता देगा। फिर इसके पास में आऊंगा कि 40 बता रहा तो तू 30 में दे दे। तो मैं जब आपके पास में गया तो मैंने बोला कि आप बताओ, ये तो ज़्यादा बता रहे हैं। तो आपने बोला 50 ही है कीमत। मैंने बोला कम कर दो, तो बोले नहीं कम नहीं होगा। इनके पास में क्या था, इन्होंने क्या बताई, 50 ही बताई। अब उसका फायदा मेरे को मिल रहा है कि आप लोगों को मिल रहा है? आप लोगों को मिल रहा है ना। उससे फायदा क्या हुआ कि आप लोगों को घाटे में नहीं जाना पड़ा एक दूसरे के चक्कर में। तो आप लोगों ने क्या, एक समूह बना लिया। आप लोगों ने गिल्ट जैसा, इसको क्या बोलते थे, गिल्ट, क्या बोलते थे, गिल्ट। ये अगर कम ज्यादा, जैसे मार्केट जो होते हैं, मार्केटों में जाते हो ना कि भैया वो तो इतने में दे रहा था कपड़े, आप तो इतने में दे रहे हो, मैं तो आपसे ले रही, इसके वहां चली जाती हूँ, भले कहीं भी गए भी नहीं हो उसके वहां पे, तो बोलते हो ना ऐसे झूठ बार्गेनिंग करने के लिए। वो फिर बोलता है कि इससे अच्छा माल कहीं मिलेगा ही नहीं, फ्री में ले जाना अगर ऐसा मिल जाए तो करता है ना वो। पर गिल्टों में ये फायदा है कि व्यापारी नुकसान में नहीं जाता है, क्योंकि आप सब मेरे को एक ही चीज एक ही दाम पे बेचोगे, बिल्कुल कम पे नहीं बेचोगे, तो आप लोग उसमें फायदे में रहोगे। ये यूरोप में व्यवस्था आ गई, गिल्ट व्यवस्था। इस व्यवस्था में क्या होता था कि एक ही सामान बेचने वाले लोग इकट्ठे हो जाते थे, गिल्ट बना लेते थे, उनके कुछ नियम कानून भी होते थे। जैसे आप लोगों की दुकानें हैं लाइन से, मैंने बोला कि बताओ मेरे को गेहूं कितने बेच रहे हो, इन्होंने बोला कि 100 रुपए किलो है या 30 रुपए किलो है। मैंने आपसे पूछा कितने रुपए किलो है, तो आपने बोला कि 30 रुपए किलो है। इनसे पूछा तो इन्होंने धीरज से बोल दिया कि नहीं 25 में दे दूंगी। अब व्यवस्था बिगड़ी। अब ज्यादातर लोग इनके यहाँ जाएंगे तो आपकी तो कमाई नहीं हो रही, प्लस घाटे में भी जा रहे हैं, 5 रुपए का नुकसान। तो आप लोग मिलकर इसको भगा दोगे कि तूने नियम तोड़ा है। अपने कुछ नियम कानून थे, हर चीज के नियम कानून। आप लोग ये भी देखते थे कि क्वालिटी है कि नहीं है, मिलके कि ऐसा नहीं उसके पास क्वालिटी खराब हो। आप लोग ये चीज भी देखते थे कि यार कहाँ से सामान आएगा, कौन लेके आएगा। ये सब गिल्ट के काम हुआ करते थे। समझ में आ गया गिल्ट व्यवस्था क्या है? मतलब एक समूह हो जाता था व्यापारियों का, जो कुछ नियम कानूनों के हिसाब से काम करते थे। अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, जैसे मैं बीच में आके खड़ा हो गया दुकान के, और इसने बोला कि इधर आ जाओ इधर आ जाओ, और आपने बोल दिया कि इधर, मतलब आपने बुलाया नहीं मेरे को, तो आप शिकायत कर सकते हो कि इसने क्यों बुलाया, इसकी इच्छा होती वहां चला जाता। तो कुल मिला कि गिल्टों के कुछ कानून व्यवस्था थी। तो अलग अलग बहुत सारी गिल्ट हुआ करती थी, जैसे यहाँ पे गिल्ट, यहाँ पे गिल्ट, यहाँ पे गिल्ट, यहाँ पे भी कई सारी गिल्ट हुआ करती थी।
मतलब अलग अलग समूह बना लिए थे। इतनी चीज आ गई समझ में। अब जब धीरे धीरे राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, मतलब राजा शक्तिशाली हुआ, सामंत कमजोर हो गए। मैंने बताया ना, सामंत कमजोर होंगे, राजा के पास में क्या आएगा, राजा के पास में हथियार आने लगेंगे, बारूद आने लगेगा, चांदी आने लगेगी, तो नौकर रखने लगेगा, तो राजा मजबूत होगा। अब एक बात बताओ कि राजा को अगर मजबूत करना है तो गिल्ट व्यवस्था अच्छी है या बुरी है? अच्छी है। वो कैसे? देखो, आप सब जो हो अभी वर्तमान में अनाज के व्यापारी हो, तुम पांचों, 6 हो, तुम पांचों बन जाओ, ये नहीं है व्यापारी। अब इसको भी अगर अनाज का व्यापार करना है, तुम कभी इस व्यापार में इसको घुसने दोगे क्या? नहीं घुसने दोगे। यहां तक कि इसको मार भी लगा दोगे, लोगों को भेज के। ऐसा होता है, मेरे घर के पास में ऐसी कुछ चाय की गुमटी थी, तो उसके पास में एक और ने गुमटी खोलने की बेचारे ने कोशिश करी, तो रात को उसकी गुमटी में कोई आग लगा गया। सोच रहे हो, आग लगा गया। तो यहाँ पे तो आप लोग इतने शक्तिशाली हो, तो किसी और को आने दोगे क्या? तो आप लोग व्यापार पे नियंत्रण करके रखोगे। ये चीज राजा के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे को चाहिए स्वतंत्र व्यापार। आप मेरे हिसाब से व्यापार करो, अपने हिसाब से नहीं। ये चीज राजा को कोई पसंद नहीं होती। आप भी सामंत जैसे ही हो। सामंत ने जैसे इस भूमि पे कब्जा कर रखा है, वैसे इस गिल्ट ने भी तो इस भूमि पे कब्जा कर रखा है ना, राइट? तो वो भी तो बंधक बना के रख रहा है चीजों को। इसलिए गिल्ट व्यवस्था भी क्या थी, जो राष्ट्रीय राज्यों के उदय है उसमें बाधक थी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे राजा शक्तिशाली हो रहा है, वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, गिल्टों को खत्म कर रहा है। उसने बोला कि नहीं, सब व्यापार कर सकते हैं। अब व्यापार जो होगा वो हमारे हिसाब से होगा, उसको रेगुलेट कौन करेंगे? हम करेंगे। राजा रेगुलेट करेगा किसको? व्यापार को। हाँ हाँ, चाबी ले। समझ रहे हो ना? अब मैं राजा हूं, तुम लोग कौन हो? गिल्ट वाले लोग हो, व्यापारी हो। तो जब मैं किसी को बोलता हूं कि यार इसको भी रख लो व्यापार में, तो तुम लोग मानते नहीं हो, अपने हिसाब से काम करते हो। मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा अनाज सस्ता दो लोगों को, बहुत महंगा कर रखा है तुम लोगों ने, और तुम आपस में मुस्कुरा रहे हो कि दुकानें तो इतनी है, क्या कर लेगा? हमारी इच्छा, हम तो 50 रुपए किलो में देंगे तो 50 में ही देंगे, क्योंकि भूखा मर जाएगा वो। तुम में से कोई भी नहीं पलटेगा, तो ऐसे ही होगा ना। आप जाते हो दुकानों पे, कहीं पे भी जाते हो, मंडी में जाते हो खरीदने के लिए, वैसे आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ती होगी सब्जी खरीदने की, राइट? पर अगर जाते हो तो आप 10 जनों से 10 बार भाव कर लेते हो, कपड़ों के लिए भी करते हो। पर यहाँ ये व्यवस्था नहीं थी, वो चीज़ राजा को पसंद नहीं थी। तो राजा धीरे धीरे गिल्ट व्यवस्था खत्म करेगा, और जो नियम कानून है वो खुद में लेगा। इसी को क्या बोलते हैं? वाणिज्यवाद बोलते हैं। इसकी परिभाषा लिख पाओगे कि वाणिज्यवाद वह व्यवस्था है जिसमें व्यापार का रेगुलेशन या नियमन कौन कर रहा है? शासक कर रहा है। समझ पाए ना? इसके पहले गिल्ट कर रहे थे, उसके पहले नॉर्मल व्यापार चलता था। अब मेरे को पता है कि मेरे इस पूरी जगह पे कब्जा हो गया, तो ये जानवरों के जैसे जब आपस में लड़ेंगे तो मेरे को ये व्यवस्था नहीं जमेगी। इसलिए मैंने कहा कि तुम लोग अपने नियम नहीं बनाओगे, सारे नियम कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा, मैं राजा। तो जो मैं नियम बना रहा हूँ, शासक नियम बना रहे, उस व्यवस्था क्या बोलते हैं? वाणिज्यवाद बोलते हैं। अब वाणिज्यवाद की कुछ विशेषताएं लिखवा रहा हूं, उसका ध्यान रखना। विशेषता, वाणिज्यवाद की पहली विशेषता क्या है? तो उसमें धातुओं का बड़ा महत्व है, कीमती धातुओं का महत्व। मैं आप लोगों को समझाता हूं कैसे बड़ा कीमती धातुओं का महत्व। हाँ, फर्स्ट ईयर के हो? हाँ, तो कोई भी सर ले जाए तो बाकियों को बोल देना। कौन से सर ले जा रहे थे तुमको? बंद कर, 1 मिनट, इसको बंद कर, उसको रोक देना है ना। अब बेटा समझने की कोशिश करना है ना। ये जो युग है, इस समय करेंसी नहीं चल रही है। करेंसी मतलब नोट नहीं है कि रुपए चल रहा हो, कि डॉलर चल रहा हो, कि येन चल रहा हो, कि पौंड चल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे क्या है कि जो भी व्यापार होता है, काय में होता है? सोने चांदी में होता है। मतलब मैंने बोला था ना आपको कि जब भारत में ये लोग काली मिर्ची खरीदने के लिए आते थे, अंग्रेज लोग, पुर्तगाली लोग,
तो जितनी काली मिर्ची लेके जाते थे, जैसे 1 किलो काली मिर्ची लेके गए तो उसके बदले क्या देके जाएंगे? 1 किलो सोना। मजा आता होगा ना, काश हम काली मिर्ची उस समय बेच पाते। इधर 1 किलो सोना रखो, 1 किलो काली मिर्ची लेके जाओ। तो व्यापार काय के हिसाब से हो रहा है? धातुओं से हो रहा है। मतलब जिसके पास में जितनी धातु रहेगी उतने सामान खरीद पाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों के लिए बता रहा हूं, जब कभी जीवन में इन्वेस्टमेंट करो, नौकरी लग जाए, इन्वेस्टमेंट करो, उसमें धातु पे जरूर इन्वेस्टमेंट करना। धातु पे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ सोने चांदी का लेके आना घर में। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्या बोले? तू चोरी तक का सोच रहा है, मैं युद्ध तक का सोच रहा हूं कि जब कभी युद्ध होते हैं, जब कभी भी युद्ध होंगे या बहुत बुरी स्थिति बनेगी, तब आपका जो पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, मान लीजिए कि आपके पास में 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं ना, 10 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हुए हैं कि यार वैसे होंगे नहीं, पर सोच के खुश हो जाओ एक बार कि हाँ 10 करोड़ रुपए है। हाँ अच्छा कुछ सोच ही लिया। मैंने कहा रही क्या, बताया नहीं कभी। 10 करोड़ रुपए पड़े, जिस समय युद्ध छिड़ेगा या तो ये फ्रीज हो जाएंगे या इनकी कीमत लगभग हजारों में रह जाएगी। हजारों में इसलिए रहती है कि जो मुद्रा है उसका ऐसे घटती है वो मुद्रा। जैसे आप अगर ईरान में जाएंगे तो उस पर इतने टैरिफ लगे हुए हैं, युद्धग्रस्त देश है, तो वहां की मुद्रा की कोई कीमत नहीं है। कई देश है जहां पे 5-5, 10-10 लाख रुपए की जो कीमत है, वहां पे जो 5-5, 10-10 लाख है मुद्रा, वो यहाँ के 100-200 रुपए के बराबर है। वहां पे आप सामान लेने के लिए जाते हो तो ऐसे गड्डियां ले लेके जाते हो, क्योंकि उनकी मुद्राओं की कीमत नहीं रही। तो आपके पास 10 करोड़ रुपए तो होंगे पर उसकी कीमत रह नहीं जाएगी। उस समय शायद 5-5, 10-10 लाख रुपए की ब्रेड आएगी रोटी खाने की, तो उस कीमत कुछ रह जाएगी क्या? कहने के लिए 10 करोड़ रुपए होंगे वो, पर तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा उससे, ऐसा रहेगा। ऐसे में जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद चीज होती है वो क्या होती है? धातु। आप सोना रखो, चांदी रखो, उसकी कीमतें नहीं घटती। इसलिए ही देश अपने रिजर्व बैंक में धातु रखता है। भारत ने ना जाने कितना सारा गोल्ड रख रखा है अपने पास में रिजर्व बैंक में। अमेरिका के रिजर्व बैंक में बहुत सारा गोल्ड, उसने दूसरे देशों का भी गोल्ड रख रखा है, और उसके बदले वो क्या देता है? उसको डॉलर देता है। ऐसा तो आप लोगों के ऊपर भी लागू होता है। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा की नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे तो महीने में या 3-4 महीने में कुछ नहीं, थोड़ी सी चांदी लेके आया करना। बिस्किट ला सकते हो, कॉइन ला सकते हो, फायदे का सौदा। देखो मेरा फर्ज है बताना, है ना। तो यहाँ पे भी यही व्यवस्था है। अभी तो करेंसी भी नहीं है, सारा सामान कैसे खरीदते हैं? धातुओं से खरीदते हैं। तो जिसके पास जितनी धातु होगी वो इतना अमीर होगा। तुम्हारे बाप दादाओं को ही देख लो ना, तुम्हारे दादाजी और परदादाजी काय को इकट्ठा करते थे? धन को इकट्ठा करते थे ना। फिर मटकियों में मिलते हैं, कैसे मिल जाते हैं? धातु ही क्यों मिलती है? नोट क्यों नहीं मिलते? क्योंकि नोट तो थे ही नहीं। धातु ही मिलती है क्योंकि वो जरिया था आगे के लिए बचा के रखना। कभी एकदम युद्ध छिड़ जाए, कोई सी नौबत आ जाए, बुरा वक्त आ जाए, तो जैसे ये लोग बचा रहे हैं धातु को, वैसे ही देश भी बचाया करते थे। तो इसकी पहली विशेषता क्या है? कीमती धातुओं का महत्व है। कीमती धातु बचा के रखते हैं ताकि बाद में काम में आ सके। अच्छा, कीमती धातु बचेगी कैसे? तो दूसरा पॉइंट लिखना कि निर्यात ज्यादा करते हैं, आयात कम। ये तो ज्यादा करेंगे, आयात कम करेंगे। आयात क्या करेंगे? कम। निर्यात आयात समझते हो? बेचना और खरीदना। जैसे मानिए ये देश है, ये भारत है, और ये मान लीजिए कि ये कौन था? पुर्तगाल था। पुर्तगाल है, ठीक है। इन दोनों के बीच व्यापार चल रहा है। अब पुर्तगाल भारत से क्या लेके आ रहा है? काली मिर्ची, और इसको बदले में क्या दे रहा है? चांदी या सोना दे रहा है। अब बताओ कि दोनों में से किसके पास में धातु ज्यादा इकट्ठी हो रही है? भारत के पास में कि पुर्तगाल के पास में? भारत के पास में हो रही है। तो जब जरूरत पड़ेगी तो कौन यूज कर पाएगा? भारत। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत अमीर होता जा रहा है, दिन पे दिन अमीर हो रहा है।
तो इस चीज को अगर रोकना हो पुर्तगाल को, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सामान बेचना पड़ेगा बजाय खरीदने के। भारत बेच रहा है सामान, इसलिए अमीर हो रहा है। अगर पुर्तगाल बेचता तो वो अमीर होता, राइट? इतनी चीज समझ पा रहे हो? तो इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि राज्यों ने, देशों ने बोला कि यार अपने को सामान क्या है? बेचना है, ज्यादा खरीदना नहीं है। तुम भी अगर घर में सामान बेचो, तुम्हारी दुकान हो, और तुम जितना बेच रहे हो उससे ज्यादा खरीद रहे हो, तो फायदे में रहोगे क्या? नहीं रहोगे ना, कि अपने तो जा ही रहा है पैसा। यही अगर खूब सारा पैसा आ रहा है बाहर से, अपनी दुकान बढ़िया चल रही है, तो क्या होगा? पैसा आएगा अपने पास में, तो अपन अमीर होंगे। इतना समझते हो ना? यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है कि धातुओं का महत्व बढ़ रहा है। धातुओं को बढ़ाने के लिए क्या बोल रहे हैं कि निर्यात करो। अलग अलग इन लोगों ने वित्त मंत्री रख रखे, कोलबर्ट नाम का वित्त मंत्री रख रखा है फ्रांस में। वो बोलता है कि धातुओं का जितना निर्यात करना हो करो। मतलब धातुओं का निर्यात नहीं, सॉरी, सामानों का निर्यात करो ताकि धातुएं आ सके। कम से कम आयात करो। अब कम से कम आयात के लिए दो उपाय होते हैं। ये क्रम से चीजें है ना, मतलब समझोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। समझ में आई पहली चीज? दूसरी चीज समझ में आएगी पक्का? आगे बढ़े। अब अगर आपको निर्यात बढ़ाना हो और आयात कम करना हो तो क्या करोगे? मानो कि हमारा एक देश है, आपका एक देश है, आप 6 लोग और हम 6 लोग, 5 लोग। आपके देश का नाम क्या रखें? कोई अच्छा सा नाम बता दो। स्पेन। अपन कौन है? पुर्तगाल। हम पुर्तगाल हैं, आप लोग स्पेन हो। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यार ऐसा क्या करें कि आप लोगों को ज्यादा चीजें बेच पाएं और सोना चांदी ले पाए। और आप लोग विचार कर रहे हो कि ऐसा क्या करें कि इनको ज्यादा सामान बेच पाए और सोना चांदी रख पाए। तो एक उपाय आप लोगों के दिमाग में आ रहा है? कोई सा उपाय कुछ कर सकते हो क्या? बिल्कुल, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो ना। और क्या कर सकते हो? प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या होगा? मतलब अपन दोनों को बेचना है। मान लो कि क्या बेचे अपने एक दूसरे को? जल्दी बताओ कोई सी भी चीज। ये बोतल, एक बोतल है, आपके पास में भी है, मेरे पास में भी है ना। हमको बोतल बेचनी है। ऐसी कुछ रहती है क्या? ढक्कन ज्यादा बड़ा हो गया इसका। ये ढक्कन है, ठीक है, अच्छी वाली मिनरल बोतल, पानी भरा हुआ है इसमें। चलो बताओ, बोतल बेचनी है। कुछ बोतल हम आपको बेचना चाहते हैं, कुछ आप हमको बेचना चाहते हो। कैसे बेचोगे? क्या करें कि हमारी बोतलें बिके और हम आपसे खरीदे ना? हाँ, बिल्कुल सही। और कॉस्ट कम करने के लिए क्या कर सकते हो? सबसे बढ़िया तरीका है यार कि क्या करो कि उनको सब्सिडी दे दो। मतलब जैसे भारत में भी किसानों को मिलती है सब्सिडी, आप लोगों को पता है? जैसे हम लोगों ने क्या करा, ये सब मेरे ये बोतल बनाने वाले लोग हैं, है ना, इनकी फैक्ट्रियां हैं। तो मैंने इनको बोला कि अगर तुम्हारे बोतल बनाने में, एक बोतल बनाने में 100 रुपए लग रहे हैं, तो 20 रुपए मैं दे रहा हूं तुमको। तुम्हारे भी 100 रुपए लग रहे थे, इनके भी 100 रुपए लग रहे थे, मैंने इनको 20 रुपए दे दिए। अब ये बोतल कितने में बेच सकते हैं? 80 रुपए में। अब तुम्हारे लोग तुम्हारी बोतल खरीदेंगे कि हमारी बोतल खरीदेंगे? हमारी खरीदेंगे। हम 80 रुपए में बेच रहे हैं। अब तुम लोग क्या करोगे, ये मेरे को बताओ, क्या करोगे? बिक जाएगी, ध्यान रखना, बोतल फंस जाओगे ना, गरीब हो जाओगे, सोना देना पड़ेगा, है ना। मैं व्यापार करते हैं ना हम लोग व्यापार कर रहे हैं। हाँ, तो अब लगाओ, आप भी दो, आप भी दो, आप भी दे रहे हो, हमने और देना चालू कर दी 50। चलो, अब आपके साथ बचे नहीं इतने पैसे। अब बताओ, है हमारे पास पुर्तगाल है ना हम। अब बताओ क्या करोगे? जल्दी बताओ। हाँ, मारोगे क्या? आयात करना बंद नहीं कर सकते। ये व्यवस्थाओं के खिलाफ आपके लोग आपके विरोध में नहीं आ जाएंगे क्या? आपके लोग बोलेंगे कि मतलब हमको सस्ता मिल रहा था, देखा नहीं जा रहा था आपसे। क्या कर सकते? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप टैक्स लगा दोगे, टेरिफ लगा दोगे। अमेरिका ने क्या करा? अमेरिका ने यही तो करा कि माल को महंगा कर दो। आपके पास में जैसे ही जहाज आया, आपने बोला टैक्स लगेगा जहाज पे, तो विदेशी है, हमारे यहाँ सामान बेचने के लिए आया, वो टैक्स लगेगा 100%। कितना परसेंट? 100%। मतलब हम बोतल कितने में बेच रहे थे? 50 में।
और आप कितने में बेच रहे थे? 80 में। 20 रुपए आपने कम करे थे। अब 100% टैक्स लगा, मतलब फिर 50, कितने हो गए मेरे? 100 रुपये आपके कितने की है? 80। फिर अब आप हमारे यहाँ बेचोगे तो 50%, 100% हम भी टैरिफ लगाएंगे। आपकी सीधे कितनी की हो जाएगी? 160 रुपये। ये होता था। क्या लगा रहे हैं? टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स। और क्या लगा रहे हैं? उनको सहूलियत दे रहे हैं, मतलब सब्सिडी दे रहे हैं। बात आई समझ में? भूलोगे तो नहीं? क्या हो रहा है? धातु को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करने के लिए निर्यात ज्यादा करना पड़ेगा, आयात कम करना पड़ेगा। ये सब विशेषताएं कई की वाणिज्यवाद की। और इसके लिए क्या करेंगे? टैक्स और सब्सिडी। और क्या क्या कर सकते हैं? मैंने बताया ना, राज्य का नियंत्रण है। राज्य का नियंत्रण समझ जाओगे ना क्या होता है? राज्य का नियंत्रण, राज्य तय कर रहा है, मैंने सब्सिडी दी, मैंने टैक्स लगाए, तो राज्य का नियंत्रण है कि नहीं है? अच्छा, ऐसे मत सोचना कि इस हिसाब से तो व्यापार होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता बेटा। अगर ऐसा होता तो अपन चीन से सामान मंगाते ही नहीं। क्या ये चीज पॉसिबल है कि चीन से सामान नहीं आए? ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो चीन के पास में, भारत के पास में नहीं है, तो सामान तो मंगाना पड़ेगा। तो आप ये सोचो गुस्से में कि यार 160 रुपए की बोतल बिक रही है हमारी वहां पे, तो हम सामान मंगाए ही नहीं इससे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे पास में है और आपको खरीदना पड़ेगा। बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो आपके पास में और हमको खरीदना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया? चौथा आप क्या लिखेंगे? कि सरकार का नियंत्रण है ना, सरकार या राज्य, या फिर क्या लिखते हैं? शासकों का नियंत्रण है ना। यहां तक समझ में आया? अच्छा, यहां तक समझ में आ गया ना? आगे बढ़े। और क्या कर सकते हो? अब आपको माल तो बेचना है, बहुत सारी बोतल बना के रख ली है अपने पास में, हमने बना ली, आपने बना ली। अब अपने झगड़े ऐसे हो रहे हैं कि असलियत में बोतलों की कीमत इतनी जा रही है, आप सीधे हमारी बोतल 100 में ले रहे हो, हम 160 में ले रहे हैं, हमारे लोग खरीदने से मना कर रहे हैं बोतल। बोले कि रहने दो, प्यासे रह जाएंगे, ऐसे डायरेक्ट पानी पी लेंगे पर बोतल नहीं लेंगे। तो उन बोतलों का क्या करोगे जो बना के रख रखी है? क्या करोगे? जला दोगे? इतना पैसा लगा है यार। क्या करोगे उन बोतलों का? सस्ते में बेचोगे। तो घाटे में तो जा ही सकता। व्यापारी कभी घाटे में नहीं जाता, नहीं तो व्यापार ही कैसा, व्यापारी घाटे में नहीं जाएगा। पर व्यापारी कभी घाटे में भी नहीं जाता है ना, समस्या ये भी तो है। अभी अपन इतिहास कहाँ का पढ़ रहे हैं? यूरोप का। यूरोप में ये सब जानकारियां हैं, निर्यात, आयात, वाणिज्यवाद। पर बाकी देशों में है क्या? नहीं पता उनको। तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे अफ्रीका। वो कहाँ जाएंगे? एशिया। वहां जाके क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। वहां जाके अपने सामानों से चीजों को बांटेंगे। समझ रहे हो ना? ये नियम वहां लागू करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो रहा है? औपनिवेशिकवाद बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? औपनिवेशवाद बढ़ रहा है। जगह चाहिए ना आपको सामान बेचने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। बोतलें कहाँ बिकेगी? बेचना तो पड़ेगा, रख भी नहीं सकते हो, क्योंकि पैसा चाहिए, सोना चांदी चाहिए। पहला पॉइंट है, सोने चांदी के बिना काम नहीं चलेगा। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं बेटा? आगे बढ़े। समझ में आया? पहले गिल्ड थे, गिल्ड से राजा ने कब्जा करा, राजा ने नियंत्रित कर लिया। नियंत्रित करने के लिए उसके दिमाग में आया कि जो जितना धनी होगा, जितने उसके पास में धातुएं होगी उतना धनी होगा। धातुएं आयात करने के लिए सामान बेचना पड़ता है, तो ये सब नियम लगे। और क्या है तो वो देखते हैं अपन। औपनिवेशिकवाद में क्या होता है वो बताऊंगा, है ना? यहां तक समझ में आया? मोनोपोली कंपनी नाम सुना है? मोनोपोली मतलब समझते हो? एकाधिकार। क्या होता है? एकाधिकार। जैसे कोई सा अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। नमक। जब मैं नमक की बात करता हूं तो कौन सी कंपनी का नमक ध्यान में आता है? टाटा। तो टाटा की मोनोपोली है ना, उसमें एकाधिकार है। आपके दिमाग में दूसरा कोई सा नमक क्यों नहीं आया?
क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि दूसरे नमक होते भी हैं, राइट? ये समझ में आ रही है? चल रहा है? समझ में आ रही है ना कि मोनोपोली है। ऐसी मोनोपोली आपको देखने को मिली थी भारत में, किसकी थी? इसके एग्जाम्पल बताओ। ऐसी मोनोपोली किसकी देखने को मिली थी आपको, जिसको विशेषाधिकार प्राप्त हो? सोचो कि किसी देश ने किसी कंपनी को मोनोपोली दी थी क्या, कि यहां पे तुम ही व्यापार कर पाना, शायद 20 सालों 15 सालों के लिए, 15 या शायद 30 साल थे, 15 या 30 साल, और ऐसे बोला था कि अगर हमको बंद करना होगा तो 3 साल बाद कर देंगे बंद। और यहाँ पे बहुत सालों तक उसका शासन रहा। कोई सी कंपनी थी क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो भी तो यही है, मोनोपोली वाली कंपनी। इंग्लैंड ने उसको बोला ना कि भारत में सिर्फ तुम ही व्यापार कर सकते हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या? मोनोपोली है आपकी। अरे अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे अलावा यहां पे कोई भी ये बोतल नहीं बेचेगा, मेरी मोनोपोली हो जाएगी ना। मैं फिर कितने में बेचूं? खरीदना पड़ेगी। तो मोनोपोली होना स्टार्ट होगी। कंपनियों को क्या मिलने लगे? मोनोपोली। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत सारे राजा भी अपनी कंपनियां बनाते थे। जैसे फ्रांस के राजा ने अपनी कंपनी बना रखी थी, तो उसने बोला कि नहीं, सिर्फ मैं ही व्यापार कर पाऊंगा भारत से। तो उसने जो भेजा तो वो अकेले ही थे, इसीलिए कहीं ना कहीं हार का कारण भी बने कि सरकारी कंपनी थी। और क्या है? अच्छा, जब ये सब काम करोगे, तुम आना जाना करोगे, व्यापार करोगे, सामान बेचने की कोशिश करोगे, तो इससे क्या क्या होगा? तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आता है? क्या क्या होगा इससे? एक चीज तो युद्ध होने के चांसेस रहेंगे। अपनी बोतल के पीछे युद्ध हो जाता अभी थोड़ी देर पहले होता, तो युद्ध होगा तो क्या करोगे? सैन्य क्षमताएं बढ़ाओगे ना। तो एक और पॉइंट है इसमें, क्या हो रहा है? सैन्य क्षमताओं का विकास हो रहा है। सैन्यीकरण है ना, या सैन्य क्षमता का, या क्षमता का विकास। इसमें जो सबसे ज्यादा विकास होगा वो किसका होगा? सैन्य क्षमता के विकास में नौसेना का। क्योंकि व्यापार कहां से हो रहा है? समुद्रों से हो रहा है। समुद्रों से व्यापार के लिए नौसेना बनानी पड़ेगी। नौसेना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जहाजों का निर्माण करना पड़ेगा। मतलब जहाज रानी जो व्यवस्था है उसमें भी विकास होगा। बड़ी मात्रा में जहाज बनाए जाएंगे। समझ में आ रही है चीज? ये सब क्या हो रहा है? विकास हो रहा है ना। और क्या हो रहा है? इसका प्रभाव कृषि उद्योगों पर पड़ेगा। कृषि उद्योगों पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? कि उद्योगों को अब कौन रेगुलेट करेगा? वो कोशिश करेगा कि यार मेरे हिसाब से चले। अब उद्योग बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? कि मैं आप लोगों को बार बार बोलूंगा, जैसे इसने बोला था कि उत्पाद बढ़ाओ, तो राजा क्या बोलेगा उद्योगों को? कि हम आपको सब्सिडी देते हैं, जितना बढ़ा सको बढ़ाओ, जैसे चाइना करता है। आप देखना कि चाइना की पॉलिसी पता है क्या है? उसका सीधा सा नियम है कि इतना सामान बना दो, इतना सामान बना दो कि किसी देश में डालो तो दूसरे का मार्केट ही खत्म हो जाए। इतना सामान बना दो। अभी राखियां आई, राखी का सीजन था, सब चाइनीज राखियां थी। उन्होंने इतनी राखियां भेजी भारत में, इतनी राखियां भेजी कि अपने यहाँ के जो बनाने वाले लोग थे उनकी राखियां चली ही नहीं। इंडियन राखी पहनी नहीं अपन में से किसी ने, तो हमने चाइनीज राखी पहनी थी। जो बना रहे थे राखी, उन्होंने उसमें से हाथ खींच लिए कि अपना क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। व्यापारी कभी घाटे में नहीं रहता। हाथ खींच लिए। उसने बोला मैं तो कर ही नहीं व्यापार इसका, दूसरा कर लूंगा, घाटे में क्यों जाना। तो इसीलिए क्या हो रहा है? उद्योगों से ये ज्यादा हाथ मिला रहे हैं, औद्योगिक व्यवस्था पे क्या डाल रहे हैं? प्रभाव डाल रहे हैं। यहां तक चीज समझ में आई? आगे बढ़े, इसको रोक दो। वाणिज्यवाद समझ में आ गया? कुल मिला के राजा रेगुलेट कर रहा है, शासक रेगुलेट कर रहा है पूरी व्यवस्था को। फिर एक शब्द है औद्योगिकरण।
औद्योगिकरण, इसका मतलब क्या समझते हो? उद्योग का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री। देखो, औद्योगिकरण का मतलब होता है कि जो लोग हैं, कारीगर हैं, मजदूर हैं, उन्हों की व्यवस्था क्या होता है? औद्योगिकरण होता है। जैसे पहले की बात करूंगा, अगर मध्यकाल की बात करें या आधुनिक काल के स्टार्टिंग की बात करें, तो क्या होता था भारत में भी? आप लोगों के पापा के टाइम पे या आपके दादाजी के टाइम पे ऐसा होता था कि अगर आपको चप्पल चाहिए तो आपके गांव में एक चप्पल बनाने वाला होता था। आपको अगर बर्तन चाहिए तो आपके गांव में बर्तन बनाने वाला भी होता था, जो इतने बर्तन बनाता था कि आपकी गांव की जरूरत पूरी हो जाए। एक चर्मकार होता था, है ना, वो चमड़े का काम करता था। एक लोहार होता था, वो लोहे से रिलेटेड सारे सारे काम करता था गांव में। ऐसे सारी सारी व्यवस्थाएं कहां पे थी? गांव में ही थी। गांव में जितनी भी व्यवस्थाएं थी सब आपको मिल जाती थी गांव के अंदर ही। कहां पे? गांव में। धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिक युग प्रारंभ हुआ, मैंने यहाँ पे बताया कि चीजों का विकास हो रहा है, तो क्या हुआ? नई नई सड़कें बनी, रेल मार्ग बने। रेल मार्ग बने, यूरोप में क्या हुआ? फैक्ट्री सिस्टम आया, औद्योगिकरण आया। औद्योगिकरण ने क्या करा कि बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करा। एक तरफ तुम तुम्हारे घर में बना रहे हो, मान लो कि अब तुम लोग कौन बर्तन बनाने वाले हो, तुम सब। तुम लोगों को मैं बोलूं कि यार बर्तन बनाना है कोई सा भी, तो तुम लोगों को कितना टाइम लगेगा? देर लगेगी ना। कोई सी भी चीज बनानी हो तो धीरे धीरे उसको गर्म करोगे, लोहा पिघलाओगे, उसको ढालोगे, फिर उसको आकार दोगे। मेहनत बहुत है उसमें, उस मेहनत का पैसा भी लोगे। पर यही मैं सीधे मशीनों में जाके बना दूं तो मेरे को फायदा है? मेरा माल बहुत सस्ता है, तो धीरे धीरे जब मैं सस्ता माल आपके गांव में लेके आऊंगा, क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आधुनिक काल आ रहा है तो विकास हो रहा है काय का? सड़कों का, रेल मार्ग का। तो मैं आराम से आपके गांव में घुस सकता हूं। जब मैं गांव में घुसूंगा तो आप लोग खुद बताओ कि क्या आपके काम चल पाएगा? क्या खत्म हो जाएगा ना? सीधी सी बात। आज आपके गांव में कोई है क्या ऐसा जो बर्तन बनाता हो, चप्पल बनाता हो? नहीं है ना। वो खत्म कर दिए। पहले थे आपके गांव में खुद बनाने वाले, वो किसने खत्म करे? तो इस व्यवस्था ने खत्म करे, फैक्ट्री सिस्टम ने खत्म करे। मैंने बताया ना, आप ये चाइनीज चीजें बिक क्यों जाती है? क्योंकि वो मास लेवल पे प्रोडक्शन करते हो। मास लेवल प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? उद्योगों में होता है। तो अपन लोग धीरे धीरे समझेंगे कि उद्योगीकरण कैसे हुआ। सबसे पहले उद्योगीकरण इंग्लैंड में क्यों हुआ, औद्योगिकरण के क्या क्या लाभ हुए, औद्योगिकरण की क्या क्या हानियां हुई, औद्योगिकरण की क्या क्या विशेषताएं है। आप लोग देखो कि लाभ बहुत सारे हुए औद्योगिकरण के। आप लोग बिस्किट खाते हो, एक तरह का बिस्किट सब जगह खा सकते हो। अगर आपको पार्ले जी का बिस्किट खाना हो तो मंदसौर में जो पार्ले जी का बिस्किट मिलेगा वही आपको नीमच में मिलेगा वैसे ही। इंदौर में जाओगे तो अलग मिलेगा क्या? वही स्वाद मिलेगा। पर व्यक्ति कभी भी एक जैसी चीजें बना सकता है क्या? आपने घर में केक बनाया होगा, हर बार एक जैसा केक बनता है क्या? नहीं बनता। राइट? क्यों नहीं बनता? क्योंकि अपन उस प्रोसेस से नहीं बना रहे हैं ना। तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं फायदा तो है। अपन पढ़ेंगे कि कैसे इस व्यवस्था ने जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग थे उनको खत्म कर दिया। धन्यवाद।